हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल वीडियो में। तो क्या प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी हाफ ईयरली का डर लग रहा है। अभी आप तो ये सोच रहे होंगे कि सर अभी से आप हाफ ईयरली की बात करने लगे। यस बिल्कुल, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जुलाई तक का अपना पूरा टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया है। जो उनकी समर वेकेशन पड़ी थी उनको भी वेस्ट कर दिया, कोई पढ़ाई नहीं करी। और अब उनको इस बात का डर सता रहा है कि हमारे जो हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, हो सकता है कुछ लोगों के त्रैमासिक परीक्षा भी चल रहे हो और उनको उसका भी डर लग रहा हो, जिनके में अभी वो हाफ ईयरली एग्जाम से पहले जो त्रैमासिक परीक्षा है वो शुरू होने वाली है, अभी हुई नहीं है, पर उन्हें डर लग रहा है। इसलिए डर लग रहा है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की ही नहीं है। तो भाई आखिर हमें करना क्या है, अब आगे का प्लान क्या होने वाला है। अभी आपने देखा होगा पीछे यहाँ लिखा हुआ था कि 15 अगस्त से लेकर के जो हाफ ईयरली एग्जाम होंगे वहां तक का पूरा रोड मैप। तो बेटा ये रोड मैप में हम क्या बताने वाले हैं, मैं आपको इसमें क्या बताने वाला हूं। तो मैं इसमें आपको ये बताने वाला हूं कि देखो 15 अगस्त अभी आया नहीं है, आज अभी 11 अगस्त है। इसके बाद बच्चों 15 अगस्त आने में 4 दिन है। तो ये 4 दिन जो है खूब अच्छे से सोच लेना, समझ लेना और इस बात को थोड़ा सा गौर कर लेना कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम कब होने वाले हैं। ज्यादातर जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं वो दिवाली के बाद होते हैं। इस बार जो दिवाली है वो अक्टूबर के लास्ट में है। तो हम ये कह सकते हैं कि नवंबर मिड में या नवंबर लास्ट में हमारे जो है हाफ ईयरली एग्जाम हो सकते हैं। अब 15 अगस्त से लेकर के वो जो नवंबर तक का टाइम है, मैं मान लेता हूं चलो 15 नवंबर। तो ये जो 3-4 महीने का टाइम है ये हमें कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट को किस किस तरीके से पढ़ना है, ये पूरा रोड मैप अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताने जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने बच्चों फॉलो कर लिया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, और अगर नहीं किया तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। मैं इस बात को कहने में बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो भाई अभी जो बच्चों के सामने सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम है, क्योंकि ज्यादातर टाइम तो हम लोग वेस्ट कर चुके हैं। आपके ही जैसे पिछले साल भी ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने जुलाई तक का टाइम अपना, इवन अगस्त भी उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया था, मजे मजे में नहीं करी थी पढ़ाई, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि भाई 10th क्लास ही तो है, क्या करना है, आराम से पढ़ लेंगे, बाद में हो जाएगी पढ़ाई, एंड मोमेंट पे पढ़ करके पास हो जाएंगे, क्या करना है, टॉप ही तो करना है, हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों जो कहने में बहुत आसान लगती है, पर वास्तव में जब उनको हम जमीनी हकीकत पर देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है छोटे छोटे टारगेट बनाना। अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग ये सोच लेते हो कि आज ना मैं पूरा एक चैप्टर खत्म कर दूंगा, कल ना मैं पूरी साइंस खत्म कर दूंगा, कल मैं पूरी फिजिक्स खत्म कर दूंगा, कल मैं मैथ्स के 4 चैप्टर खत्म कर दूंगा। बेटा ये जो बड़े बड़े जो आप टारगेट बनाते हो ना, इसको करना छोड़ दो। अब आपका जरूरत है छोटे छोटे टारगेट बनाने की, छोटे छोटे चैप्टर्स लेने की। जैसे अगर आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, मतलब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी की एक एक चैप्टर ले सकते हैं, जैव प्रक्रम। उसमें से आपने जितने भी डायग्राम्स है वो ले सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ्स पढ़ रहे हो तो बेटा मैथ्स के आप जो है एक चैप्टर का एक टॉपिक जो है उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा कर सकते हैं। फिजिक्स के अगर लाइट चैप्टर है तो बेटा लाइट के न्यूमेरिकल्स जो है वो सारे निपटा सकते हैं। तो मतलब छोटा छोटा टारगेट बनाना सीखो, ठीक है। अगला है बच्चों कल की बजाय आज। अब बहुत सारे बच्चों की ये आदत होती है कि सारे काम को कल पे टालने की। मम्मी कल कर लेंगे ना, पापा कल करते हैं, मम्मी कल पढ़ लेंगे, पापा कल पढ़ लेंगे, अरे भाई आज नहीं पढ़ रहा यार, मैं तो कल पढ़ूंगा। इस तरह की जो आपकी एटीट्यूड है ना बच्चों, वो आपको धीरे 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 कम नंबरों की तरफ ढकेलती जाती है। और लास्ट में क्या होता है, आपको एकदम से हैरानी होने लगती है, आप एकदम से परेशान हो जाते हो कि भाई इतने कम समय में मैं इतना सारा जो सिलेबस है वो कैसे पढूं। तो जो कल पे टालने वाली आदत है उसको बच्चों आज ही छोड़ दो। जो आज है उसको, मतलब कि अगर जो तुम सोच रहे हो कि मुझे कल करूंगा तो उसको आज करो, और जो आज कर रहे हो तो उसको अभी करो। बहुत पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात से शील पर परत निशान। यानी प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। अब तुम हर चीज को कल पर टाल दोगे तो कैसे होगा बताओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये सब कहावत हमने सुन रखी है, पर इनको अपनी लाइफ में अप्लाई कौन करेगा। बेटा किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन किताबें बनी किस लिए हैं, हमारे लिए ही तो बनी है ना। और हम इन किताबों में जो इतनी सारी बातें बोली गई हैं वो किसके लिए बोली गई हैं, हमारे लिए बोली गई हैं। अब हम सिर्फ सुन के रह जाएं उससे तो कोई नहीं फायदा होगा। तो हमें अपने ऊपर इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि हम उन चीजों को, उन बातों को अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगली जो प्रॉब्लम है सबसे पहले एनसीईआरटी। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि
बहुत सारे स्कूल में और बहुत सारे कोचिंग्स में ऐसा होता है कि जो टीचर है वो दूसरी किताबें भी पढ़ा रहे होते हैं। जैसे अगर मैथ्स की बात की जाए तो आर डी शर्मा है और पता नहीं कौन कौन सी किताबें हैं, मनोहर रे है, ये है वो है, दुनिया भर की किताबें वो पढ़ाई जाती हैं। तो देखो उन किताबों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, वो किताबें बहुत अच्छी हैं, पर बेटा वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हैं। आपको पहले अपनी बेसिक नॉलेज को मजबूत करना है, क्योंकि क्लास 10th में बोर्ड के एग्जाम में उन किताबों से इतने ज्यादा सवाल नहीं आते। सबसे पहले क्वेश्चन कहां से आता है? एनसीईआरटी से आता है। और अगर आपका एनसीईआरटी ही बेस कमजोर है तो फिर आगे की पढ़ाई कैसे करोगे? ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है सब्जेक्ट वाइज क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर साइंस की बात की जाए तो आप सबसे पहले क्या करिए, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करिए। जैसे बच्चे क्या करते हैं, सीधा न्यूमेरिकल करने पड़े बैठ जाते हैं, उन्होंने कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने जो है न्यूमेरिकल नहीं किए, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ लिया, तो कैसे नंबर पूरे आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि भाई फॉर्मूला करना है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले के बिना न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे। क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल में जब बीच में फॉर्मूला लगेगा तो वहां पे हमें एग्जाम में कोई बताने नहीं आएगा, हमें खुद को ही पता होना चाहिए, हमें खुद को ही याद होना चाहिए। अभी तो आप क्या करते हो, किताब में से फॉर्मूला देख के सवाल सॉल्व कर लेते हो, पर वहां पे तो आपको याद रखना पड़ेगा ना। वहां किताब लेके तो नहीं जाओगे एग्जाम में, वहां पे अमित सर तो आएंगे नहीं बताने के लिए कि बेटा ये है फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला आपको खुद याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर बात करें कि एनसीईआरटी जो है बेटा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड का जो मैक्सिमम पेपर है बेटा वो एनसीईआरटी से ही बनता है। तो पहली प्रायोरिटी जो है हमारी वो है एनसीईआरटी। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सेमिनार में भी कि क्या सर एनसीईआरटी के अलावा कुछ और पढ़ना है, क्या इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत है बोर्ड के लिए? नहीं, आप केवल एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे ना तो वो मोर देन इनफ है, वो बहुत है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बोर्ड के लिए। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप जब पहले एनसीईआरटी खत्म कर लो उसके बाद पढ़ो, कौन मना कर रहा है, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, पहले एनसीईआरटी तो खत्म करो, वो ही खत्म करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर बात करें नोट्स, रिएक्शंस प्लस विधि, ये बात हो रही है केमिस्ट्री की। अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस है बच्चों, वो रिएक्शंस लिख लिख कर देखो। आप लोग नहीं करते हैं, आप लोगों ने मैम ने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया, ठीक है, बस वो वहीं खत्म कर देते हो। बेटा क्लास में पढ़ लिया, उसके बाद खुद से भी तो लिख कर देखो ना रिएक्शंस। किसी भी अम्ल है, क्षार है, कोई भी चीज है, चूना पत्थर है, पता नहीं क्या क्या होता है, उनकी बनाने की जो विधियां होती हैं उन विधियों को बच्चों लिख लिख कर देखो, उनके डायग्राम्स बना करके देखो। इसके बाद आती है बात बायोलॉजी की। बायोलॉजी के डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने जो डायग्राम्स हैं उनको विद नेमिंग मतलब नाम सहित याद नहीं किया है, ठीक है, उनको बना के नहीं देखा है, तो कैसे प्रैक्टिस होगी, कैसे नंबर आ जाएंगे। आप ये सोच रहे हो कि सीधा एग्जाम में जाकर बनाओगे डायग्राम तो बन जाएगा, और पहले बनाकर नहीं देखोगे। चित्रकला की भी तो प्रैक्टिस करते हो, आर्ट की सीनरी भी तो बना के देखते हो, तो वैसे ही बायोलॉजी के डायग्राम भी बना लिया करो, क्या दिक्कत है। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स की, सबसे जरूरी चीज मैथ्स में, और ये बात तो लड़कियां ज्यादातर करती हैं कि वो ना मैथ्स को रटने लगती हैं, और बहुत सारे लड़के भी करते हैं। जैसे मैं आपको अपनी भी एक बात बता दूं कि जब मैं छोटा था और जब मुझे पता नहीं था तो मैं भी मैथ्स के क्वेश्चंस को रटने की कोशिश करता था, और एक बार मेरा मोह मोह हो गया था। हुआ ये था कि जब जो क्वेश्चन मैं रट के गया था उसमें मैडम ने डिजिट चेंज कर दी थी। अब मैं जो रट के गया था और वहां जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन का टाइप सेम था पर क्वेश्चन की डिजिट्स बदल दी थी। तो मैं जो याद करके गया था, मैं जो रट के गया था वो तो होना ही नहीं था उसमें, तो नंबर कट के 0 ही मिलनी थी। तो बेटा वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मैथ्स में रटना नहीं है, नो रटना, ओनली समझना। केवल समझने पर ज्यादा फोकस करो। अगर समझने पर फोकस करोगे तो एक सवाल नहीं 50 सवाल भी कर ले जाओगे किसी भी टॉपिक के। पहले टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, यानी पहले कंसेप्ट को क्लियर करो, और उसके बाद क्या करो, एग्जाम्पल करो जो आपकी बुक में दिए गए हैं, एंड देन एग्जाम्पल के बाद बच्चों अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो। तो ये पूरा जो है आपका क्या होने वाला है, ऑर्डर होने वाला है। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना, उसके एग्जाम्पल करना, देन उसके क्वेश्चंस करना। लास्ट बच्चों कि डेली आपको 1 से 2 घंटे जो है मैथ्स को देने ही देने हैं। आपकी दिन भर की जितना भी टाइम आपका वो मिलता है सुबह से लेकर रात तक, उसमें से 1.5 से 2 घंटे का टाइम तो आपको बच्चों देना ही देना है। 1 घंटा तो कम से कम है ही, मतलब मरे से मरा 1 घंटा तो देना ही देना है, अगर मैथ्स को आप चाहते हो कि आपकी मैथ्स मजबूत हो जाए। बहुत सारे बच्चे रोते रहते हैं, कहते रहते हैं, जब जहां मिल जाए वहीं बोल देते हैं सर मेरी मैथ्स बहुत वीक है, मैं क्या करूं बता दो। बेटा मैथ्स को टाइम देना पड़ेगा बच्चे, दूर भागने से मैथ्स जो है आसान नहीं हो जाएगी। ओके, इसके बाद बच्चों बात करते हैं एसएसटी की।
अब एसएसटी जो है वो आप लोगों को बोरिंग बहुत लगती है, तो एसएसटी को कैसे पढ़ें? तो एसएसटी को पढ़ने का सबसे अच्छा जो तरीका है बेटा वो ये है कि पहले जो आपको एनसीईआरटी है उसको अच्छे से पढ़ो। इवन जो क्लास में पढ़ाया जाता है, क्लास में बेटा ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो हमारे टीचर हमें क्लास में बताते हैं, वो बाद में हमें नहीं कहीं किसी किताब में या कहीं पे लिखी हुई मिलती हैं, वो हमें टीचर ही बताते हैं याद रखने के तरीके। दूसरी चीज, शॉर्ट नोट्स बनाते रहे पढ़ाते, मतलब पढ़ते समय। जब आप पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, क्लास में देख रहे हो या खुद से पढ़ रहे हो, तो बेटा उसी टाइम पर अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। इसके बाद पॉइंट्स में आंसर देना सीखो। होता यह है कि जब हम कॉपी में लिखते हैं ना, तो हम पैराग्राफ में लिख के आते हैं आंसर, और बहुत सारे टीचर्स की आदत ये होती है कि वो ना पॉइंट्स में आंसर देखते हैं, क्या क्या चीजें बच्चे ने पॉइंट्स में लिखा है, ठीक है, चेक कर दिया और पूरे नंबर दे दिए। और अगर जब आप पैराग्राफ में लिख कर आते हो तो पता है क्या होता है, वो गलतियां ढूंढते हैं। ओहो, बच्चे ने गलती कहां की, गलती 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 ढूंढो, और वो गलती ढूंढ करके आंसर को काट देते हैं या नंबर काट लेते हैं। तो बेटा पॉइंट्स में आंसर देना सीखो, पॉइंट्स बना बना करके, जैसे ये पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ऐसे पॉइंट्स बना बना के। फिर है बच्चों स्टोरी बनाकर पढ़ना। कोई भी चीज है, कोई भी एसएसटी का टॉपिक है बेटा, उसको विजुअलाइज करके देखो, अपने मन मन में जो है उसकी एक स्टोरी बना करके देखो कि भाई अच्छा ऐसा हुआ होगा, फिर उन्होंने ऐसा किया होगा, फिर अकबर ने ऐसा किया होगा, फिर शाहजहां आए होंगे, फिर उन्होंने ये चीज करवाई होगी। तो मतलब एक स्टोरी बना करके एक कहानी के तौर पर बच्चों पढ़ो। कहानी जो है वो हमें ज्यादातर याद होती है। आपने देखा होगा जो हमारी टीचर ने फर्स्ट क्लास में हमें कहानी बताई थी, वो आज भी हमें याद है। वो याद है ना कहानी, एक खरगोश और एक कछुए वाली, वो आज क्यों याद है? क्योंकि वो एक कहानी थी, हमें उसमें मजा आया था। तो वैसे ही एक कहानी बना बना करके बच्चों याद करो। इसके बाद लास्ट हमारे जो दो सब्जेक्ट बचते हैं वो है बच्चों हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में सबसे जो जरूरी चीज होती है बच्चों वो होती है क्लास में पढ़ाई। अगर आप क्लास में नहीं पढ़ते हो, क्योंकि बेटा हिंदी और इंग्लिश का कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ने नहीं जाता। चलो इंग्लिश का तो कुछ लोग ट्यूशन लगा भी लेते हैं, पर हिंदी का थोड़ी ना कोई ट्यूशन लगाता है। हिंदी तो हमें खुद ही पढ़नी होती है। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में हिंदी जरूर पढ़ो, क्योंकि घर पे भी आकर के कोई बच्चा हिंदी उठाता नहीं है और फिर सीधा एग्जाम टाइम पर हिंदी पढ़ते हो, वही तो गलती हो जाती है। और एक बात और बोलूंगा कि रोज स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं है। अमित सर कभी सलाह नहीं देते कि डेली स्कूल जाओ। एक आध दिन बीच में गैप मार सकते हो, एक आध दिन स्कूल की छुट्टी कर सकते हो, पर याद रखना कि अगर स्कूल की छुट्टी कर रहे हो तो बेटा घर पर जरूर पढ़ना। अगर घर पर बैठ करके कुछ और कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, टीवी देख रहे हो, सो रहे हो, तो छुट्टी करने की जरूरत नहीं है, मुंह उठा के सीधा स्कूल चले जाना। ये बात ध्यान रहे। इसके बाद बच्चों जीवन परिचय पॉइंट्स में याद रखिए। देन इसके बाद आती है लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। जब तक लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, बिल्कुल तुम्हारा जो है चीज सही नहीं हो सकती। ना राइटिंग सुधरेगी, बहुत सारे बच्चों को ऐसा, राइटिंग कैसे सुधारें बेटा, लिख लिख के प्रैक्टिस करो ना। कैसे छोटी क्लास में सुलेख लिखते थे, है ना, लिखवाती थी मैडम, लिखवाती थी कि नहीं लिखवाती थी सुलेख? तो बेटा वो सुलेख किस लिए लिखवाती थी? ताकि आपकी हैंडराइटिंग सुधरे। तो हैंडराइटिंग सुधारने का भी एक अच्छा तरीका होता है। क्वेश्चन को याद करने का भी, मेरी तो यही आदत है, मैं बिना लिखे कुछ याद ही नहीं कर पाता। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं हर समय में लिखने की ही कोशिश करता हूँ। अगर मुझे किसी दूसरे को भी कुछ बताना होता है ना, तो मैं उसमें भी लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज है बेटा, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। देन लास्ट आता है ग्रामर के रूल्स। अब अगर इंग्लिश ग्रामर की बात की जाए तो इंग्लिश ग्रामर में प्रॉपर रूल होते हैं। एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो बेटा एक्टिव पैसिव है तो एक्टिव पैसिव के बच्चों पहले रूल लिखिए, फिर उसका एक एग्जाम्पल लिखिए, फिर उसके बाद दूसरा रूल लिखो, उसका एग्जाम्पल लिखो, और वो रूल ना खुद से लिख कर देखा करो, किताब में से देख कर नहीं, उसको ऐसे छुपा करके। अच्छा, पहले वर्ब आती है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर जो मतलब जो भी जैसे भी होता है, ठीक है, और उसको उसके बाद एग्जाम्पल लिखो, फिर क्वेश्चंस करो। यही पूरा का पूरा तरीका होता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए यही था। और अब सबसे बड़ी बात जो आती है वो आती है टाइम टेबल की, कि सर ये सारी बात तो ठीक है जो आपने बताई है, हम करने के लिए तैयार हैं, पर मेन मुद्दा जो है वो यहाँ पर ये है कि वो टाइम कैसे निकाला जाए, क्योंकि हमारा तो स्कूल भी है, हमारी तो कोचिंग भी है, हमारी तो डाउटनेट पर क्लासेस भी हैं, हमारा तो मतलब कि सोना भी है, हमें टीवी भी देखना है, खाना पीना भी है, सब कुछ है, कैसे करें? तो बेटा अब देख लो टाइम कैसे डिवाइड करना है। टाइम डिवाइड कर दिया है मैंने यहाँ पर। टोटल 24 घंटे का समय तो सभी के पास है, चाहे मरे से मरा बच्चा हो, चाहे कोई कितना भी होशियार बच्चा हो, 24 घंटे का समय सबके पास है। इन 24 घंटों में से स्कूल के लिए बेटा मैंने 8 घंटे का समय निकाला। वैसे तो 6 घंटे ही होते हैं,
पर मैंने इसमें 1 घंटा आने जाने का, है ना, और 1 घंटा तैयार होने का निकाल दिया है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद आता है लंच का, डिनर का या नाश्ता करने का टाइम। इसमें मैंने बेटा 2 घंटे दिए हैं। अब 2 घंटे बैठ के तुम खाना तो खाते नहीं हो, ये बात मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो बेटा इन 2 घंटे में से 1 घंटा आप खाना खाने में, लंच करने में, डिनर करने में, नाश्ता करने में, और प्लस 1 घंटा आप गाने सुन लो। क्रिकेट खेलने जाना है, आधा घंटा क्रिकेट खेल लो भाई, मत खेलो 1 घंटा, आधा घंटा टीवी देख लो, 15 मिनट गाने सुन लो, वो भी बहुत है। इसके बाद बच्चों बात आती है डाउटनट पर क्लास के लिए कितने घंटे निकालने हैं, तो 4 घंटे। भाई हमारी जो भी आपने कोर्स ले रखा है, जैसे टॉपर्स बैच ही लिया हुआ है, तो टॉपर्स बैच में भी 4 क्लासेस होती हैं, है ना। तो इसका मतलब डेली के 4 घंटे हो गए, क्योंकि 1-1 घंटे की क्लास होती है। अच्छा, इसके बाद बेटा सेल्फ स्टडी के लिए कितने घंटे, तो सेल्फ स्टडी के लिए बचते हैं आपके पास 4 घंटे, क्योंकि बच्चों सोने के लिए भी 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं मिनिमम 6 आवर्स की जो नींद है बेटा वो आपको होनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए, ठीक है। तो अब इसने जो टाइम टेबल है वो भी मैंने आपको बता दिया है, इसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ और आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। 15 अगस्त का इंतजार मत करो। मैंने 15 अगस्त इसलिए बोला ताकि ये जो 3-4 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, इसमें तुम आराम से अपने आप को जो है सेटल डाउन कर लो, अपने आप को जो है पूरा एकदम तैयार कर लो कि बस अब हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने का, अब हमें पढ़ाई करनी है, एंड दैट्स इट। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने मेरी इन सारी बताई हुई बातों को फॉलो कर लिया तो वास्तव में मैं सच बता रहा हूं, चाहे मेरे से गारंटी ले लो इस बात की बेटा, आप अपने बोर्ड में टॉप करोगे। फिर चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी, सीबीएसई, बिहार, राजस्थान, एमपी, कोई सा भी बोर्ड हो, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आज की जो ये वीडियो है आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको बात मुझसे कहनी है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमित सर आपके साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है।